हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरम प्रॉपटेक लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने हाल ही में अपने Q4 के नंबर्स रिलीज़ किए हैं और नंबर्स काफ़ी बेहतरीन थे। और उसके बाद कंपनी ने कॉन कॉल भी किया, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले अगर बात करेंगे ये कंपनी करती क्या है, फिर उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे के फ्यूचर आउटलुक की। तो सबसे पहली बात तो कुछ इसके हाइलाइट्स थे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के, कि कंपनी ने 500 करोड़ का जो ARR एनुअल रेवेन्यू रन रेट जो होता है वो फर्स्ट टाइम अचीव किया है। और ये इनका वन ऑफ द टारगेट्स था मैनेजमेंट का। और वहीं पे अब उनका ज़ीरो डेट का भी प्लान है जून 2026 तक। और थर्ड, उनका AI को इंटीग्रेट करने का भी प्लान है। तो ये 3 ऑफ द हाइलाइट्स थे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के। तो सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें, फॉर FY26 उन्होंने जो टोटल रेवेन्यू किया है वो है 424 करोड़ का। अभी आप अगर सोच रहे होंगे मैं 500 करोड़ की बात कर रहा था, तो वो ARR था। और मतलब जो उन्होंने Q4 में यहाँ पे अचीव किया है नंबर्स, जो Q4 के रेवेन्यू है उस रेट से जब वो चलेंगे, उसको जब मल्टीप्लाई का 4 करेंगे तो हमको 500 करोड़ का जो नंबर है वो एक्सीड करता दिखेगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर 26 424 करोड़ का रेवेन्यू था। 49% की हमको ग्रोथ देखने को मिली Y-on-Y, विच इज़ वेरी गुड। और जो एलिफेंट इन द रूम है, जो मार्जिन एक्सपांशन हुआ है वो एक्सपोनेंशियल हुआ है लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। इवन लास्ट 2 क्वार्टर्स में देखेंगे तो हम कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर आ चुकी है, प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और इसकी भी हम बात करेंगे कि ये मार्जिन एक्सपांशन आखिर कैसे किया है कंपनी ने। सबसे पहले बट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो और कंपनी करती क्या है वो समझेंगे। तो प्रॉपटेक मतलब कि ये रियल एस्टेट को बेसिकली सर्विस देते हैं। और उनको मतलब ये रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है, बट वो हेल्प करते हैं उनमें, उनके सेलिंग में और उनका डिस्ट्रीब्यूशन में, सारे चैनल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो वो काम होता है इनका। और इनका जो मेन बिजनेस है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक रेंटल सेगमेंट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है, और थर्ड है कैपिटल सेगमेंट। तो एक एक सेगमेंट को हम धीरे धीरे समझते हैं। तो रेंटल की अगर सेगमेंट की बात करेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर तक रेंटल सेगमेंट वाज द वन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था ओवरऑल रेवेन्यू का। और इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली बात करेंगे तो उसने 55 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया रेंटल सेगमेंट ने। और जो रेंट कलेक्ट किया वो 35 करोड़ का था। ऑक्यूपेंसी जो थी 76% की थी, विच इज़ गुड। और जो बेड्स अंडर मैनेजमेंट है वो 19,286 का इनके अंडर में। और यहाँ पे ये कुछ उनके यील्ड्स भी दी हुई है। और ये जो रेंटल सेगमेंट है इसके अंडर वो बेसिकली 2 ब्रांड चलाते हैं। एक है हेलो वर्ल्ड और दूसरा है नेस्ट अवे। तो हेलो वर्ल्ड की अगर बात करेंगे ना, तो उसमें वो को लिविंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मतलब एक रूम होगा जिसमें कई लोग रूम शेयर करेंगे। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जिसमें मतलब जो रेंट रहेगा वो हाफ हाफ या जितने भी लोग रहेंगे उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो लिविंग स्पेस होता है और जो एमिनिटीज़ होती है वो कॉमन होती है, बट बेड्स अलग होते हैं। तो ये हेलो वर्ल्ड में वो प्रोवाइड करते हैं। और ये एक एसेट लाइट ब्रांड है। और इसमें मतलब 80% जो इनकी जगह हैं वो लीज पे हैं, और 20% रेवेन्यू शेयरिंग है विद द ओनर्स ऑफ द अपार्टमेंट। और सेकंड जो इनका टारगेट, जो सेकंड ब्रांड है वो है नेस्ट अवे। इसमें ये यंग फैमिलीज और प्रोफेशनल्स को मतलब रेंट पे देते हैं अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है, बट इसमें मतलब कई लोग नहीं रहते, एक ही फैमिली रहेगी या फिर एक ही इंडिविजुअल रहेगा। तो ये नेस्ट अवे ब्रांड में प्रोवाइड करते हैं वो। और अब मतलब ये जो नेस्ट अवे ब्रांड है इसको वो लेके जा रहे हैं थोड़ा प्रीमियम साइड में। तो इन्होंने नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, नेस्ट अवे सेलेक्ट। वहाँ पे वो प्रीमियम क्लस्टर उन्होंने सेलेक्ट किया है, और वो थोड़ा सा मतलब हायर प्राइस्ड होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे कि रिसेंट में हाल ही में मतलब इन्होंने जो नेस्ट अवे ये वाला ब्रांड है इसमें मतलब काफ़ी सारी जो नॉन परफॉर्मिंग जगह थी, नॉन परफॉर्मिंग इनके जो एसेट्स थे उनको उन्होंने लिक्विडेट करना शुरू किया है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे रेदर देन जस्ट ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ जो पहले उनका फोकस था सिर्फ ऑक्यूपेंसी बढ़ाने का, उसको
चेंज करके अब मतलब क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ध्यान देने लगी है मैनेजमेंट। और इसी वजह से जो इनके नॉन परफॉर्मिंग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट किए। और कुछ इन्होंने एक प्रॉपर्टी अभी हाल ही में भी यहाँ पे सेल की है। तो ये आपको नौ अदर इनकम्स में देखने को मिलेगा। तो ये जो इनको जो रेवेन्यू मिलेगा इस चीज़ से, वो उसको आगे चल के एआई और इंटीग्रेशन और दूसरी डेट रिपेमेंट वगैरह में यूज़ करेंगे। तो अब मतलब मैनेजमेंट को ये एहसास हुआ है कि हम लोग रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन पेस ऑफ बिल्डिंग, ये पहले बहुत फोकस करते थे कि हम लोग बेड कैपेसिटी बढ़ाएं, बट अब वो वापस से क्वालिटेटिव पे शिफ्ट कर चुके रेदर देन क्वांटिटेटिव। और उसका एक एग्जांपल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट हो गया रेंटल वाला। सेकंड जो सेगमेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूशन को हम पहले समझेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आ ही चुके हैं तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एक एक्सपोनेंशियल मार्जिन एक्सपांशन हमको देखने को मिल रहा है इस बिजनेस में, वो क्यों हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो वन ऑफ द रीज़न तो हमने अभी देख लिया कि वो जो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, और उसके मतलब उसी की वजह से ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है और उनका एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। और उसी तरीके से जो डेट रीपेमेंट ये इस पैसे से करेंगे उससे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा तकरीबन जो इनका वन ऑफ द टारगेट था ज़ीरो डेट करने का जून 26 तक, वो अचीव हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हुई। और उसके बाद मतलब मैनेजमेंट ने एक बिजनेस को एक्वायर किया था प्रॉप टाइगर Q1 में FY26 के, और इन्होंने REA ग्रुप से प्रॉप टाइगर को एक्वायर किया था। और ये एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनी ने एक्वायर किया था प्रॉप टाइगर को, जिसमें इन्होंने जो REA ग्रुप है सिंगापुर बेस्ड, उसको 5.5% हिस्सेदारी औरम में दी थी। तो एक स्ट्रेटेजिक ये शेयर होल्डर के तौर पे ऐड हुए थे। और ये कंपनी को मतलब ये कंपनी मिली थी 1x एट सेल्स, तो बहुत अच्छा एक डील भी मिल गई थी। और ये भी वन ऑफ द रीज़न है मार्जिन एक्सपांशन का, बिकॉज प्रॉप टाइगर अगर आप देखेंगे ना तो ये प्रॉप टाइगर मतलब जो REA ग्रुप है उनका ही housing.com भी है, वो housing.com के भी प्रमोटर है। तो ये प्रॉप टाइगर भी सिमिलरली अक्रॉस द रियल एस्टेट वैल्यू चेन काम करता है। इनकी खुद की सेल्स टीम भी है। और मतलब इनका जो मेन बिजनेस मॉडल है वो दो तरीके से मेन इनकम आता है इनका। एक तो मैंडेट के थ्रू और एक AOP के थ्रू। AOP जो अपना नॉर्मली वो होता है कि बिल्डर का एक स्लैब्स होते हैं कि आप जितने रूम उसके बिकाओगे उस हिसाब से आपको एक थ्रेशोल्ड पार करना रहता है, फिर आप नेक्स्ट स्लैब में आ जाते हो और फिर आपको ब्रोकरेज ज़्यादा जनरेट होता है ब्रोकरेज। तो वो AOP हो गया, वो जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है प्रॉप टाइगर का। सेकेंड है मैंडेट्स। तो प्रॉप टाइगर के पास 11 मैंडेट्स है एज ऑफ नाउ। तो मैंडेट्स में क्या होता है कि जैसे एक डेवलपर है, उसने एक बिल्डिंग बना दी, अब वो प्रॉप टाइगर को मैंडेट दे दिया है कि इसमें जितने भी घर हैं वो आपको ही बेचना है। तो इसमें मतलब मार्केटिंग भी प्रॉप टाइगर करेगा और उसकी पूरी सेल होगी और ट्रांजैक्शन सब कुछ प्रॉप टाइगर ही मैनेज करेगा। तो उसमें जो मार्जिन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंडेट के थ्रू भी एक अच्छा इनकम प्रॉप टाइगर को आ रहा है। यही नहीं, और प्रॉप टाइगर का अभी इस क्वार्टर में हाईएस्ट रेवेन्यू अचीव हुआ है। और उसमें मैंडेट का एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है, रेवेन्यू शेयर है। दो अभी भी AOP से ही मेजर शेयर आ रहा है, बट मैंडेट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रॉप टाइगर। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है जो हमको मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिल रही है। और ये 100% अब औरम के अंडर में ही आ गया, अंडर सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी। ठीक है, तो मार्जिन की हम बात कर रहे थे तो उस पर ही मैंने ये भी ला दिया कि ये भी वन ऑफ द रीज़न था। एक रीज़न हमने देख लिया ये था। और दूसरी चीज़ है कि अब मतलब जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये सेगमेंट है, ये बेसिकली एक हाई ग्रोथ इंजन है और हायर मार्जिन बिजनेस है इस पर्टिकुलर औरम प्रॉपटेक के लिए।
और इसमें अभी तो हमने प्रॉप टाइगर की बात की, उसके साथ ही अगर बात करेंगे ऑरम एनालिटिका की और सेल डू की, तो ऑरम एनालिटिका ना बेसिकली लीड जनरेट करता है, और ये 150 मिलियन से ज़्यादा सोशल प्रोफाइल्स यहाँ पे स्कैन करके, जो उसमें ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस होती है, वो डेवलपर को फिल्टर करके वो उनको देता है और लीड जनरेट करता है बेसिकली। तो ये भी ऑरम एनालिटिका की भी बात करेंगे तो वाई ऑन वाई 93% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है इस पर्टिकुलर सेगमेंट बिजनेस में भी। तो ये भी बहुत हाई ग्रोथ फेज में अभी है एज ऑफ नाउ, और मार्जिन भी ठीक इसमें बहुत अच्छा है, ठीक है। और थर्ड की अगर बात करेंगे सेल डू की, तो सेल डू एक बेसिकली सैस बिजनेस है और एक सीआरएम मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। ये राइट फ्रॉम लीड को यहाँ पे कैप्चर करने की, फिर नरिशमेंट करने की, और इवन ट्रांजैक्शन होने तक, ये मतलब प्री सेल्स टू पोस्ट सेल्स, ये पूरी सर्विस देता है सेल डू के अंडर, ठीक है। तो ये तीन इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में फॉल करते हैं, और ये दो जो ब्रांड थे वो रेंटल पोर्टफोलियो में आते हैं, और ये एक हायर मार्जिन बेस्ड बिजनेस सेगमेंट है। और जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट जो पहले था वो बहुत कम रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता था, बट Q4 की अगर बात करेंगे तो 60% रेवेन्यू जो आया है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि हमको मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो क्वार्टर की बात है, बट ये स्ट्रेटेजिकली चेंज किया है मैनेजमेंट ने, तो उसका रिजल्ट है। इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो पीवीटीएल शिफ्ट भी है, क्वालिटेटिव रेवेन्यू पे फोकस मैनेजमेंट ने ज़्यादा किया है इस वजह से। और थर्ड यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉस्ट मैनेजमेंट भी है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिल रही है। अगर आखिरी सेगमेंट की हम लोग बात करेंगे तो वो है कैपिटल सेगमेंट। तो Q1 में ही कंपनी को सेबी से SMRET जो स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का लाइसेंस मिला था, और बट अभी तक यहाँ पे कुछ भी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, और उन्होंने कहा था कि हम लोग वेट एंड वॉच में है अभी, हम लोग को फर्स्ट नहीं रहना इसमें, लेट अदर पीपल लॉन्च देयर SPV और उसके बाद हम लॉन्च करेंगे। बट यहाँ पे ये भी वन ऑफ द पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्स हो सकता है, और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने अपना SMRET लॉन्च करने का, RET1 को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। तो इस पर्टिकुलर RET में ना तीन इनकम यहाँ पे सोर्सेज होंगे। सबसे फर्स्ट तो इनकी जो मैनेजमेंट फीस रहेगी वो 0.5 प्लस रहेगी, 0.5% से ऊपर ही रहेगी थोड़ी। सेकेंड जो रहेगा, जब भी ये एसेट, अच्छा अगर आपको SMRET नहीं पता हो तो वो मतलब ये रियल एस्टेट का एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये ओपन कर देंगे जैसे म्यूचुअल फंड होता है, उसमें कई लोग अपना अपना पैसा डालेंगे, और वो पैसा कलेक्ट करके ये उस पैसे से रियल एस्टेट की कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग लेंगे ग्रेड A, ठीक है। फिर उससे जो भी रेंटल इनकम आएगी या जो उसको बेच के पैसा आएगा, उससे वो जो शेयर होल्डर होंगे RET के, उसको डिविडेंड देंगे वो हर महीने, जो भी उनका डिसाइडेड होगा। तो ये होता है REITs। और फिर अगर अब मैं वापस से उससे आऊँ तो इनकम सोर्स की जैसे हम बात कर रहे थे, तो मैंने फर्स्ट बताया मैनेजमेंट फीस 0.5% से ऊपर ही रहेगी उसकी मैनेजमेंट फीस। सेकेंड, जब भी वो कोई एसेट परचेज करेंगे तो उसमें उनको 1.5% मिलेगा। और थर्ड, जब वो सेल करेंगे उसको, उसकी भी उनको कुछ ना कुछ फीस मिलेगी। तो ये तीन इनकम सोर्सेज रहेंगे, बट अभी के लिए हाल ही में ऐसा भी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में इनका प्लान है लॉन्च करने का, तो जब ये लॉन्च होगा तब इसके हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और कैपिटल सेगमेंट में एक कुबेर भी है जो बेसिकली लोन यहाँ पे फैसिलिटी देता है, मतलब लोन, होम लोन जो लेते हैं उसका प्रोसेस में हेल्प करता है वो। तो वो वन ऑफ द सेगमेंट है, बट इससे एज सच कोई इतना बड़ा रेवेन्यू अभी कंपनी को नहीं आता दिख रहा है, और एज सच अभी उसमें कुछ इतनी अपॉर्चुनिटी भी मैनेजमेंट ने नहीं बताई है।
तो अभी तक हमने मतलब जो अभी तक की कहानी रही इस स्टॉक की, कंपनी की, वो हमने बात की, उसके बिजनेस के बारे में बात की और मॉडल को समझा, और अब मार्जिन एक्सपांशन कैसे किया है मैनेजमेंट ने उसको समझा। बट अब बात करते हैं Q4 के जो कॉन कॉल में सबसे मेन चीज़ जो मैनेजमेंट ने बताई वो है एआई का अडॉप्शन। ठीक है, तो कंपनी ने कहा कि हम फर्स्ट प्रॉपटेक कंपनी थे जो लिस्ट हुए, फर्स्ट प्रॉपटेक कंपनी थे जो प्रॉफिटेबल हुए, और हम फर्स्ट प्रॉपटेक कंपनी होना चाहते हैं जो एआई को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर ले अपने पूरे इकोसिस्टम में। तो ये जो इनके ग्रुप ऑफ ब्रांड्स हैं, जो अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन, रेंटल और कैपिटल, ये इसको पूरा इकोसिस्टम बोलते हैं, बिकॉज बेसिकली वो है ही इकोसिस्टम। राइट फ्रॉम एक जो स्कूल का जो कॉलेज का स्टूडेंट है उसको रेंट से लेके वो जब बड़ा हो जाएगा और एक घर लेना चाहेगा, वहाँ तक के प्रोसेस में ही पूरी तरीके से हर स्टेप में प्रेजेंट है। तो इसीलिए वो इकोसिस्टम इसको कहते हैं। लीड जनरेशन भी है उनका, और बैक एंड पे पूरा यहाँ पे सीआरएम प्रोसेस भी है, मार्केटिंग का भी, और प्रॉप टाइगर में तो बेसिकली ये हर चीज़ ही प्रोवाइड करते हैं। तो अब उनका कहना है कि इस पूरे इकोसिस्टम में वो पूरी तरीके से एआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और उसका उन्होंने 3 बिल्कुल सीधा साधा यहाँ पे फ्रेमवर्क सेट किया है। तो जो फर्स्ट इनका स्टेप रहेगा एआई को इंटीग्रेट करने का, वो है अपना बिजनेस वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, बीवीओ जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, इनके जितने भी इंटरनल प्रोसेस हैं अक्रॉस द इकोसिस्टम, चाहे वो रेंटल के हो या डिस्ट्रीब्यूशन को हो या फिर कैपिटल सेगमेंट में हो, जितने भी इनके इंटरनल यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, वो एआई को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और फिर वहाँ से एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, और जितने भी मैनुअल वर्क फ्लोज हैं वहाँ पे उसको हद जितने एक्सटेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंड उसको रिड्यूस करना चाहेंगे। तो मैनुअल वर्क फ्लोज को रिड्यूस करना, जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं अक्रॉस द सेगमेंट, ये इनका फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड, यूनिफाइड ब्रेन, ये थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोजेक्ट है इनका, और इसके ज़रिए वो एक एजेंटिक यहाँ पे एजेंटिक इंटेलिजेंस लेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं। और वो करेगा क्या कि अक्रॉस द सेगमेंट कहीं भी अगर मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी होगी, वो उसको आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट करेगा। तो ये इनका थोड़ा सा मीडियम टर्म टारगेट है, और बट अगर ये अचीव करते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। तो इनको उसको वो यूनिफाइड ब्रेन कहते हैं, कि वो अक्रॉस द सेगमेंट देखेगा, कहीं भी अगर मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी रहेगी तो वो उसको आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट करना चाहेगा। ये सेकेंड उनका पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क है। और थर्ड जो इनका है वो है जो इंटरफेसेस हैं, चाहे वो कस्टमर का हो या फिर वो डेवलपर का हो, चाहे वो यहाँ पे किसी भी ब्रोकर का हो, जिसका भी यूज़र इंटरफेस होगा वो रीबिल्ड करना चाहते हैं एआई से। और फिर वो वहाँ पे एआई वॉइस को लेके आना चाहते हैं, लीड क्वालिफिकेशन के लिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो एआई ड्रिवन कंटेंट्स फॉर कैंपेन करना चाहते हैं, मतलब कैंपेन एआई ड्रिवन कंटेंट से होगी। और फिर 24/7 एआई बॉट का भी फीचर ऐड करना चाहते हैं। तो ये 3 उनके बेसिक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ये एआई इकोसिस्टम को बनाना चाहते हैं। तो ये इनका वन ऑफ द मेजर मतलब यहाँ पे डिस्कशन था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एनालिस्ट के ये थे कि मतलब आपका मोड क्या रहेगा इस पर्टिकुलर, मतलब अगर कोई दूसरी सैस कंपनी अगर उसको रिप्लिकेट करना चाहेगी तो वो क्या कर लेगी, और आपको क्या डिफ्रेंशिएट करता है। तो मैनेजमेंट का कहना था कि जो चीज़ उनको डिफ्रेंशिएट करती है वो है प्रोप्राइटरी डेटा, वही उनका मोट है। उनका कहना है कि हम देखिए हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है अक्रॉस द रियल एस्टेट, हम उस पूरे इकोसिस्टम को ओन करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव डेटा है जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, वो जो रिजल्ट
ला के देगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा डिफरेंट मॉडल से, दूसरे मॉडल से जो जर्नल डेटा से ट्रेन हुआ होगा। तो ये वन ऑफ द मोड्स है कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक, जो उनके पास एक्सक्लूसिव डेटा है और उसके ज़रिए जो आउटपुट आएगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा। ठीक है, ये कंपनी का कहना है। फिर मैनेजमेंट एनालिस्ट ने एक क्वेश्चन ये भी उठाया था कि हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मार्जिन एक्सपांशन जो आया है वो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज से आया है और ये मार्जिन एक्सपांशन जो आया है वो एआई की वजह से आया है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट का ये कहना था कि देखिए एआई से जो भी इम्पैक्ट आएगा वो क्वालिटेटिव ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव, बट इवन देन आपको रेवेन्यू पर एम्प्लॉई जो मेट्रिक है उस पे अगर उसको आप ट्रैक करेंगे तो आपको एआई से होने वाला बेनिफिट का काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और क्योंकि उनका कहना है कि एआई के इम्प्लीमेंटेशन से वो डीकपल कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ को विद ग्रोथ इन हेड काउंट्स। तो इनका जो पहले रेवेन्यू ग्रोथ जो भी आती थी वो बेसिकली न्यू हायरिंग से ही आती थी और न्यू हेड काउंट्स बढ़ाने से रेवेन्यू ग्रोथ आता था, वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप न्यू हायरिंग करिए, नए हेड काउंट्स लाइए, आपको रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगी। बट दैट इज एंटायरली चेंज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि अब आपको वो चीज़ डीकपल्ड हो गई है और अब आपको रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पे ज़्यादा फोकस करना होगा एज कम्पेयर टू हेड काउंट्स। ठीक है, तो ये वन ऑफ द थिंग्स जो मैनेजमेंट ने शेयर की। थर्ड जो कंसर्न था, और ये चीज़ें हैं कुछ जो मैनेजमेंट ने इसने स्लाइड में डाला है जो एआई से हमको इम्पैक्ट आता दिखेगा, कस्टमर सपोर्ट में भी, लीड इंटेलिजेंस में भी, और अलग अलग तरीके से जो एआई इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो। और थर्ड जो मेजर कंसर्न थी, हेडविंड जो अभी चल रही है, ओवरऑल ले ऑफ्स चल रहे हैं आईटी में, और जो इकोनॉमिक जो आईटी का सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है इंडिया में, वो एक हेडविंड फेस कर रहा है जो मैक्रो हेडविंड्स है। उसकी वजह से रियल एस्टेट हमेशा से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कोई भी अगर हेडविंड हो इकोनॉमी में तो उस पर मैनेजमेंट का कहना है कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं हाई डिमांड एरिया माइक्रो मार्केट पिन कोड्स, और फिर उस पिन कोड, जैसे एक बड़े से इलाके में अगर थोड़ा सा एरिया है जो डेंस यहाँ पे डेंस जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इतने छोटे से इलाके में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगर, और वो हाई डिमांड एरिया है, तो वो पिन कोड को वो टारगेट करते हैं और फिर वहाँ पे वो ट्राई करते हैं कि पूरी तरीके से डोमिनेट करे। तो ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट की जो उनको हेल्प की है अभी कुछ क्वार्टर से, लास्ट कुछ क्वार्टर से, और ये भी वन ऑफ द रीज़न है उनके मार्जिन एक्सपांशन का। तो ये उन्होंने बोला कि हमारे लिए बहुत अच्छा प्ले आउट किया, हम एक पिन कोड को पकड़ते हैं जहाँ पे हाई डिमांड होती है, फिर उसमें पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं, और यही उनको अलाउ करता है कि हाई क्वालिटी जो टेनेंट्स हैं उनको मतलब वो दे सके, रूम्स प्रोवाइड कर सके, रूम डिस्पाइट ओवरऑल हायरिंग जो है उसके गिरने के भी। और सेकेंड चीज़ एक और मैनेजमेंट ने यहाँ पे पॉइंट आउट की, जो प्रॉपटेक का बिजनेस है वो बेसिकली जब रियल एस्टेट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तब वो और अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि मतलब जब अच्छा चल रहा है तो डेवलपर कम अपना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू प्रॉपटेक कंपनीज को देता है, क्योंकि वो पहले से पब्लिक आ रही है उनके पास, उनको एज सच उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ओवरऑल जब मार्केट ख़राब रहती है और रियल एस्टेट के डेवलपर जब थोड़े टेंस में हो जाते हैं, जब इतनी अच्छी डिमांड नहीं आती है, तब वो प्रॉपटेक बिजनेस को ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अपना देते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं प्रॉपटेक पे। तो अगर मतलब क्योंकि वो सेल होती नहीं रहती है तो सीधी उंगली से हाथ घी नहीं निकलेगी तो टेढ़ी करनी पड़ती है, उसी तरीके से वो प्रॉपटेक वाले जो कंपनीज हैं उन पे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं डेवलपर्स, और तब मतलब इन अ वे वो चीज़ हेल्प भी कर सकती है ऑरम को, ऐसा मैनेजमेंट का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं कह रहा था आपको अक्रॉस द इकोसिस्टम ये प्रेजेंट है। स्टेज 1 जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद वो जब रूम एक खुद का घर लेने जाते हैं
तब वो नेस्ट अवे और यानी जो फैमिली अगर स्टार्ट में उस एज ए स्टूडेंट जब को लिविंग में लेना चाहेंगे घर, तो वो हेलो वर्ल्ड के थ्रू, और फिर जब वो अपनी फैमिली लेंगे तब वो नेस्ट अवे के थ्रू, और फिर जब वो होम परचेज करने जाएंगे तो भी उनके पास प्रॉप टाइगर और दूसरे जो इनके खुद के ब्रांड्स हैं उनके थ्रू वो अपने होम भी लेंगे। तो अक्रॉस द लाइफ साइकिल ये लाइफ टाइम वैल्यू चेन एक कस्टमर को पूरी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो इकोसिस्टम बोलते हैं अपने सारे ब्रांड को मिला के। तो अब हम बात करते हैं नंबर्स की, विजन की, मैनेजमेंट ने फ्यूचर का आउटलुक क्या दिया है। तो अभी तो Q4 में उन्होंने 500 करोड़ का ARR अचीव कर लिया है, बट मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले 3 सालों में उनका टारगेट है कि उनको 1000 करोड़ का ARR अचीव करना है, और उसके लिए वो Tier 2 सिटीज़ पे फोकस रहेगा उनका, और वहाँ पे भी माइक्रो मार्केट्स पिन कोड पे मतलब डोमिनेट करना, वही स्ट्रेटेजी रहेगी। और फिर उसके बाद जो उन्होंने RAITs लॉन्च करने का सोचा है वो भी एक रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। और सेकेंड चीज़ वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा इकोसिस्टम इनको क्रिएट करना है वो भी उनको हेल्प करेगी। और थर्ड जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो अभी प्रॉफिटेबल हुए हैं वो उसको मेंटेन रखना, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चरल चेंज था तो वो मेंटेन रखना चाहिए। तो मार्जिन एक्सपांशन का भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे मतलब कहा है कि ये जो पूरा हम AI पे इतना फोकस कर रहे हैं वो मार्जिन एक्सपांशन के लिए ही है, तो वहाँ से भी मार्जिन एक्सपांशन होना चाहिए। तो देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग बहुत है, और देखना होगा कि ये फास्ट ग्रोथ अपनी कायम रख पाते हैं क्या, क्योंकि इनके जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ये अगर हम बात करें जो ऑरम टेक को इन्होंने जो एक्वायर किया था, जो हेलो वर्ल्ड को इन्होंने 2023 में एक्वायर किया था, वहाँ से वो 3x हो चुका है। और ऑरम एनालिटिका को इन्होंने एक्वायर किया था 2022 को, वहाँ से वो 6x हो चुका है। और ऑरम एनालिटिका अभी 97% ग्रो किया है Y-on-Y बेसिस पे। तो बहुत हाइपर ग्रोथ फेज में इनके इंडिविजुअल बिजनेसेस, इवन जो अभी इन्होंने एक्वायर किया प्रॉप टाइगर, उनका कहना है कि हम 3 साल में उसको 38% कैगर से ग्रो करवाना चाहते हैं, मतलब का टारगेट है उसका। तो इंडिविजुअल बिजनेसेस तो अच्छे खासे मतलब ग्रोथ फेज में रहेंगे, तो वही कंसोलिडेट होकर हमको एक अच्छा नंबर्स देखने को मिल सकता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखेगी, और जो इस पे यहाँ पे इतने सारे मेजर्स ले रहा है मैनेजमेंट, उससे मार्जिन एक्सपांशन भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवर्स अगर प्ले आउट करते हैं तो बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। बट ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस और अपनी रिसर्च खुद से करें, और इसे कोई भी रिकमेंडेशन ना लें, ठीक है। तो यही कुछ बताना, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, और ख़ास तौर से तब आपको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, बट आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।